under very low light are adapted for photosynthesis under very low light. Under very low light. Many flowering plants are dependent on फ्लावरिंग टाइम को फोटो पीरियड बोलते हैं, तो पता होगा ना सबको। फ्लावरिंग टाइम को फोटो पीरियड बोलते हैं, तो सबको पता है। यस हाँ, फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं उसको। many flowering plants are dependent on sunlight for photoperiodism. अब हेडिंग डालो सॉइल। हेडिंग डालो, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, वाटर हो गया, अब आ गया एबायोटिक में हम लोगों का सॉइल। यानी सॉइल हम इसमें लोगों दो का कैटेगरीज। क्या बेटा? इसमें दो कैटेगरीज नहीं होंगे? नहीं, लाइट वाले में, लाइट वाले में दो कैटेगरीज इसलिए नहीं होगी क्योंकि हर्ब और श्रब अपने आप में हो गए और फ्लावरिंग प्लांट अपने आप में हो गए। और प्लांट में हम लोगों के फ्लावरिंग डिपेंड करती है अगर टाइम पर, तो एक डायूर्नल होगा, एक नॉकटर्नल होगा। बस डायूर्नल जिनके फूल दिन में खिलते हैं, रात रानी जिनके फूल रात में खिलते हैं। बस समझ गए? तो उसके बेसिस पे हम लोगों के होते हैं, जैसे जिन लोगों को रात में दिखाई देता है वो नॉकटर्नल, जिनको दिन में दिखाई देता है वो डायूर्नल। तो वैसे हम लोग भी डिवाइड होते हैं, नॉकटर्नल, डायूर्नल, उस हिसाब से हम लोग भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है बच्चों? यस मैम, मैं बता नहीं क्या था। हाँ, मैम हमारे पास लाइट फॉल के बाद क्या था? कौन सी लाइट? हम तुम्हारी बात समझ नहीं पाए बेटा, फिर से रिपीट कर दो। मैम ये बोल रहे हैं कि आपने बोला ना कि मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन फोटोलाइट फॉर, नहीं, ऑन सनलाइट फॉर फोटोपीरियोडिज्म। मैनी प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन, समझ गए, सनलाइट फॉर फोटोपीरियोडिज्म। ओके, यानी फोटोपीरियोडिज्म का मतलब होता है फ्लावरिंग। और बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्लावरिंग जो है वो डिपेंड करती है सनलाइट पे। जैसे कोई प्लांट होता है वो शाम को 4 बजे खिलता है, जैसे हम लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा इवनिंग प्रिमरोज, 4 बजे खिलता है और सुबह होते ही अपने आप मुरझा के गिर जाता है। रात रानी रात को ही खिलेगी, सुबह मुरझा जाएगी। हर सिंगार रात को ही खिलेगा, सुबह मुरझा जाएगा। और कुछ फ्लावर होते हैं जैसे हिबिस्कस, वो दिन में खिलेगा, जब सनलाइट पड़ेगी तो ही खिलेगा, रात को मुरझा जाएगा। बस समझ गए? उसके बाद लिखो सॉइल। आसना बात समझ में आ गई? आसना इसमें यहाँ वो सुहानी समझ में आ गई? अब लिखो सॉइल में भी देखेंगे हम लोग कि सॉइल की क्या क्वालिटी है, कितना पीएच है, कितना डिपेंडेंस है सॉइल के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बेटा, सॉइल लिखेंगे द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस। The nature and properties of soil in different places are changed. It is dependent on the climate. 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 Climate, the weathering process, sedimentation, the weathering process, weathering. मैम ये अलग सी लाइन है? नहीं, उसी में नेक्स्ट लाइन है, उसी में क्लाइमेट के बाद स्टॉप है। क्लाइमेट के बाद कॉमा है, क्लाइमेट कॉमा वेदरिंग, वेदरिंग प्रोसेस कॉमा सेडिमेंटेशन, वेदरिंग प्रोसेस कॉमा सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन
comma method of soil development, method of soil development, method of soil development, method of soil development, etc. These characteristics along the parameter, these characteristics along the parameters, along with parameters, यानी ये जो characteristics of soil है, अगर उसका पैरामीटर देखें तो pH, salinity, sedimentation, perlocation, ये सारी चीजें प्लांट पे डिपेंडेंट करेंगी कि अगर ये सॉइल में इतनी क्वालिटी है तो कौन सा प्लांट यहाँ पर ग्रो कर पाएगा। बात समझ गए? These characteristics along with parameters. पैरामीटर ओके 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 Parameters लिख लिया? उसके बाद लिखो हम पैरामीटर such as pH, comma mineral composition, determine the vegetation and animals in any area, अब बेटा एक हेडिंग हम लोग डालेंगे कि एबायोटिक। हाँ हम इस साइड वाला भी एक्सप्लेन कर दीजिए इसमें। देखो इसमें बोल रहे हैं कि जो पीएच और सॉइल का पीएच और जो मिनरल का कंपोजिशन है, वो सॉइल का पीएच और जो सॉइल का कंपोजिशन है उस पर वेजिटेशन डिपेंडेंट रहेगी। यानी अगर यहाँ पर सॉइल का पीएच कैसा है, वहां पे कौन सा प्लांट ग्रो कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरा प्लांट डेवलप नहीं करेंगे। बात समझ गए? अगर सॉइल का पीएच यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग है कि ट्री डेवलप कर सकते हैं, श्रब डेवलप कर सकते हैं, हर्ब डेवलप कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पीएच को डिटरमाइन कर लेंगे, उसके बाद हम प्लांट को डेवलप करेंगे। हम देख लेंगे सॉइल कंक्रीट है, उसमें कंक्रीट ज्यादा है, सॉइल पोली है, उसका पीएच कैसा है। अगर पीएच वैल्यू बहुत हाई है तो जीरोफिटिक प्लांट ग्रो करेंगे। बात समझ गए? पीएच नॉर्मल है, उसका मॉइस्ट कंपोजिशन इक्वल है, मिनरल कंपोजिशन इक्वल है, तो फिर हम हर्ब और श्रब दोनों ग्रो कर सकते हैं। बात समझ गए? अगर हम लोगों को जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सॉइल लगी हुई है और आप फावड़ा चलाते हैं, और फावड़ा चलाने के बाद जो ऊपर की लेयर आती है उस लेयर में आपको कंक्रीट ज्यादा लग रहे हैं, तो जो फार्मर होगा वो बता देगा यहाँ खेती हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, उसमें कंक्रीट आ चुके हैं। जैसे कोई जमीन पड़ी हुई है, उसमें पत्थर गिरेगा, पैर पड़ेगा, अंदर चला जाएगा, उसके ऊपर और लेयर आती जाएगी, तो कई एक लेयर बन जाएगी, तो उसको टोपोग्राफी कहते हैं। अगर वो फॉर्मेशन ऑफ लेयर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफी।
हम यहाँ पे चल रहे थे, गिट्टी गिर गई, मिट्टी आ गई, कुछ डस्ट पार्टिकल आ गए, कुछ मेन्योर आ गया, उसके ऊपर सॉइल पड़ती गई, हम चलते चले गए, वो बिल्कुल जमीन के फॉर्म में आ गई, और जब हमने फावड़ा चलाया तो सारा वेस्ट मटेरियल उससे बाहर निकला। तो इस लेयर फॉर्मेशन को हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं। और जब भी हम कोई खेती करेंगे, प्लांट लगाएंगे, हर्ब लगाएंगे, श्रब लगाएंगे, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्लांट में कैसी क्वालिटी है, सॉइल की कैसी क्वालिटी है, उसका पीएच कितना है, जिससे सॉइल ग्रो कर पाएगी भी कि नहीं, प्लांट ग्रो कर पाएगा कि नहीं, वेजिटेशन लग भी पाएगी कि नहीं। बात समझ गए? जैसे आपने कभी खेत में देखा होगा, तो खेत में लोग जब प्लगिंग करते हैं तो वहां की जो मिट्टी होती है बिल्कुल चिकनी होती है और चिपकती है हाथों में। और जब नॉर्मल ऐसे हम लोग जमीन पे चल रहे होते हैं तो मिट्टी ऐसी होती है कि अगर स्लीपर उतार के चलो तो पैर में गड़ते हैं कंकड़। और खेतों में ऐसा नहीं होता है, वहां की सॉइल बिल्कुल पोली है, वहां का पीएच बिल्कुल मेंटेन है, नॉर्मल है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अबंडेंट है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की कम हो गई तो वहां प्लांटेशन ग्रो नहीं हो पाएगा, मतलब वहां प्लांटेशन हम कर नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हो बच्चों? बात समझ में आ रही है? आ गया मैम। आ गया। उसके बाद देखो, अब हम देखेंगे कि हमारा जो एबायोटिक फैक्टर है उसका रिस्पॉन्स कैसा है। यानी अगर कोई प्लांट दिन में ग्रो करता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स है, रात में ग्रो कर रहा है तो उसका क्या रिस्पॉन्स है, टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या रिस्पॉन्स है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है तो क्या हो रहा है, एस्टिवेशन में चला जा रहा है तो क्या हो रहा है। बात समझ गए? अब जरा देखो, यहाँ पर रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, हेडिंग डालो, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। मैम ये टेम्परेचर और इन सबसे अलग है ना, ये रिस्पॉन्स टू एबायोटिक वाला? ये अलग है। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर ये उन्हीं सबका रिस्पॉन्स है कि क्या रिस्पॉन्स होता है टेम्परेचर का। और अगर कोई यहाँ पे टेम्परेचर या उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो कोई ऑर्गेनिज्म क्यों माइग्रेट कर रहा है, ये सारी बातें उस पर डिपेंडेंट है। बात समझ गए? रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, होम्योस्टेसिस। एक वर्ड सुना होगा, होम्योस्टेसिस, सुना है सभी ने? हाँ सुना तो है मैम। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल टेम्परेचर से एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर यही टेम्परेचर बैलेंस या ऑस्मोटिक बैलेंस हम लोगों का मेंटेन नहीं हो पाता तो उसी का नाम है फीवर। बात समझिए? हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल टेम्परेचर को एक दूसरे से मेंटेन करके चलते हैं, अगर ये मेंटेन नहीं हुआ, टेम्परेचर ये मेंटेन नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस हो गया है। बात समझ रहे हो? अगर हमारा कंट्रोल नहीं होता, बैलेंस नहीं होता। हाँ, अगर जैसे हम लोगों को स्वेटनिंग ज्यादा हो, पानी कम जाए, तो ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, वीकनेस लगेगी। Yes, ma'am. बात समझ गए? अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाए, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा जाने लगे, उतना ग्लूकोज ना जा तो भी हमको अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी। अगर हम लोगों को बुखार, यानी बाहर के टेम्परेचर से इंटरनल टेम्परेचर को हम मेंटेन ना कर पाए तो मेरा 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर हो जाएगा, तो उसी को हम लोग फीवर कहने लगेंगे। बात समझ गए? इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। और इस काम के लिए हमारी किडनी भी इन्वॉल्वमेंट कर रही है, किडनी भी अपना रोल प्ले कर रही है। बात समझ गए? Yes, ma'am. क्यों बच्चों? बात समझ रहे हो? अब लिखो, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, ऑल ऑर्गेनिज्म, एक मिनट, हाँ चलो ठीक, ऑल ऑर्गेनिज्म, all organism maintain a constant temperature, all organism maintain a constant internal environment या temperature, maintain a constant internal environment, all organism maintain a constant internal environment, a constant internal environment, internal environment. It is called homeostasis. It is called homeostasis. It is called homeostasis.
it is the process by which an organism it is the process by which an organism It is called, ma'am. It is called. होम्योस्टेसिस, इट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, यानी हम लोगों का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन है, तभी तो हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम बैलेंस है। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया अगर हमको एडॉप्टेशन रह रहा है और सारे हमारा बॉडी की फिजियोलॉजी और एक्सटर्नल टेम्परेचर सब कुछ इक्विवेलेंट चल रहा है, तो हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन है। और अगर ये चीज डिस्टर्ब करती है तो वहीं पे होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम होती है। टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, फीवर आ जाएगा। अगर स्वेटनिंग ज्यादा हो रही तो वीकनेस हो जाएगी। अगर यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। लूज मोशन हो रहा है तो भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यानी हम कहीं ना कहीं इम्बैलेंस को शो कर रहे हैं। बात समझ गए? बात समझ में आ गई बेटा? Yes, ma'am. यस देखो, मैम। इट इज द प्रोसेस, इट इज किसके लिए लगाया गया? होम्योस्टेसिस के लिए लगाया गया है, ठीक है? होम्योस्टेसिस के लिए ये चीज लगाया गया है। इट इज द प्रोसेस, it is the process by which an organism it is the process by which an organism maintain a constant an organism maintain a constant internal environment maintain a constant internal environment Ma'am, organism maintains. हाँ, organism maintains a constant internal environment, यानी हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट है। जैसे हम लोग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। अगर टेम्परेचर मेरा चेंज हो रहा तो फीवर कह रहे हैं। हमारा चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। बस समझ गए? परफेक्ट एकदम। अगर हमारा टेम्परेचर बिलो भी जाता है 35 34 होता है तो हमारी बॉडी कांपने लगेगी, घबराहट होगी हमको। बात समझ रहे हो? Yes, ma'am. It is the process by which an organism maintains a constant internal environment in respect to changing external environment. मैम बट हाँ बोलो बेटा। मैम हमारा मैम टेम्परेचर मैम एकदम से हाई भी तो हो जाता है मैम, तभी अंदर तो- से लगता है कि बुखार हो रहा है, मतलब अंदर गरम 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 हाँ लगता ये रहता लगता है हम लोगों को, इसलिए क्योंकि जैसे हमको वीकनेस है या हम सुबह से सॉल्टी प्रोडक्ट कोई नहीं खा पा रहे हैं, लाइक अ फास्टिंग कंडीशन देख ले हम लोग, तो उस कंडीशन पे अगर हम कुछ काम करते हैं तो जब बैठते हैं तो बॉडी से हीट निकल रही होती है, ऐसा लगता है जैसे अंदर से बुखार है हमको। और जब आप थर्मामीटर से मेजर करेंगे तो आपको बुखार नहीं लगेगा, लेकिन वो एटीपी जो लॉस कर रहे हैं आप, वो टेम्परेचर के फॉर्म में लॉस हो रही है। आप कपड़े वपड़े धुल के बैठेंगे या कहीं से दौड़ के आके बैठेंगे तो आपके हाथ पसीजने लगेंगे और एकदम से वार्म अप कर जाएंगे। तो ये कंडीशन आपका ये डिनोट कर रहा है कि आपने अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा वर्क किया है और उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं गया है। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस होना, यानी मेंटेनिंग जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है। जैसे आप जितना वर्कआउट करेंगे उतना अगर हम इनटेक फूड कर लेंगे उतना सॉल्ट चला जाएगा आपकी बॉडी में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सुबह उठे और सुबह से उठने के बाद आपने सिर्फ चाय पी के अपना काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपका 11 बजने के बाद अगर आपने काम किया है तो वो इंटरनल फिजियोलॉजी के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो, और वो वर्क करने के बाद जब आप बैठोगे तो ऐसा लगेगा आपको अंदर से फीवर है, और फीवर वो है नहीं, लेकिन आपके जो बॉडी ऑर्गन्स से लैक ऑफ फूड में वर्क कर रहे हैं। बात इतनी समझ गए बच्चों? Yes, बात समझ में इसीलिए जब भी हम कभी वर्कआउट इतना कर लेते हैं और हम अपना फूड नहीं ले पाते हैं तो हमको लगता है बहुत थकान लग रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, हीट लिबरेट हो रही है। जब बैठे तो भाप जैसी निकल रही है, जैसे साइकिलिंग करके आइए और तुरंत क्लास में चले जाइए तो 2-3 मिनट आपको इतनी स्वेटनिंग होगी जैसे नहा के चले आ रहे हो, और उसके बाद वही चीज नॉर्मल हो रही है, यानी टेम्परेचर अडॉप्ट कर लिया है आपने। और तुरंत वर्कआउट कर रहे थे, साइकिल चलाते वक्त इतना पसीना नहीं हो रहा था, जब रुक गए तो पसीना निकलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद थोड़ी देर आके रूम में आप पंखे के नीचे बैठ गए तब तो आपको बहुत गर्मी लग रही थी कि कोई पास में ना बैठे, और जब थोड़ी देर बैठे रहे तो आपने अपना मेंटेन कर लिया इक्विलिब्रियम,
और धीरे धीरे आपको नॉर्मल लगने लगा। बात समझ गए? बात समझ में आ रही है बच्चों? यस इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं होम्योस्टैटिक बैलेंस। यानी जितना हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं, अगर उससे हम ज्यादा वर्क करते हैं तो हमको वीकनेस होगी। जितना खाएं, एनर्जी जितनी कंज्यूम करें, उतना वर्क करें तो हमको कोई दिक्कत नहीं। फास्टिंग हो रही है और हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और उतने में हमको फास्टिंग की कंडीशन में बहुत ज्यादा काम करना है, तो साइकिल चलाना तो दूर की बात है, अगर आपको बोलना पड़े तो हांफने लगोगे। बात समझ गए? कि अगर आप व्रत हो और पूरे, जैसे कुछ लोग 9 दिन का फास्ट रह रहे हैं, तो अगर उनको ज्यादा बोलना पड़ता तो उनको, अब 2 4 5 दिन हो गए तो हांफने लगते हैं वो लोग कि हाँ अब उनको खाना चाहिए, मतलब रोटी दाल चावल चाहिए। नमक खा रहा हूँ वो भी बात अलग है, रोटी दाल चावल की एनर्जी अलग होती है, मतलब एक प्रॉपर खाना चाहिए होता है। बात समझ गए बच्चों? बात समझ में आ रही है? यस अंश। और जो फिशेज होती हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेती हैं, लेकिन हम लोग नहीं चेंज करते, बर्ड नहीं चेंज करती। इसीलिए बर्ड को देखा होगा तो इंसुलेट करती है, ब्लडेड और वो वो अपने आप को फुला लेगी सर्दी में अपने आप को मेंटेन करने के लिए, बट वो टेम्परेचर मेंटेन कर नहीं पाएगी कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है उसका, और वो अपना टेम्परेचर सर्दी के अकॉर्डिंग चेंज कर ले। लेकिन मछलियां ऐसा कर लेती हैं, हम और बर्ड ऐसा नहीं कर पाते। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर्दी लगेगी, टेम्परेचर और ज्यादा राइज अप करा तो गर्मी भी हम लोगों को फील होगी। अगर हम चेंज कर पाते टेम्परेचर को तो गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता। जब गर्मी लग रही तो बॉडी टेम्परेचर वैसा कर लेते, सर्दी आ रही तो वैसा कर लेते, तो स्वेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात समझ गए बच्चों? बात समझ में आ गई है? यस मैम। हाँ, कहाँ पे पहुंचे हम लोग? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये लाइन लिख ली थी। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पेक्ट टू चेंजिंग, in respect to changing, in respect to changing external environment, in respect to changing external environment, external environment, an organism may adopt one of the, an organism may adopt, an organism may adopt, may adopt one of the following strategy, one of the following strategy for homeostasis, one of the following strategy for homeostasis, one of the following strategy for homeostasis. लिख लिया? अब इसके अंदर बेटा ए हेडिंग पड़ेगी, यानी इसके अंदर सब हेडिंग पड़ेगी रेगुलेट, इसके अंदर सब हेडिंग पड़ेगी रेगुलेट। ये पहला मेथड हुआ। क्या बेटा? हाँ, ये पहला मेथड हुआ, मतलब जो हम लोगों को मेंटेन करना है उसमें फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, तो पहली स्ट्रेटजी रेगुलेट। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, सर्टेन एनिमल्स हैव द एबिलिटी, चलो खैर लिखो, सर्टेन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मेंटेन, certain animals have the ability to maintain a constant temperature, constant temperature and osmolarity, constant temperature and osmolarity, osmolarity to keep up their homeostasis, to keep up their homeostasis, to keep up their homeostasis.
Example, all birds and mammals. All birds and mammal. All birds and mammal. देखो जैसे मैमल्स में 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और टेम्परेचर कम हुआ, स्वेटनिंग हो रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्वेटनिंग हो रही, मेंटेन कर रहे हैं। टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर कोल्ड हो रहा है। हाँ मैम अगर टेम्परेचर कम होता है तो अगर हम टेम्परेचर कम होते तो स्वेट कहाँ करते हैं हम, तो मैम वो करते हैं शिवर। हाँ वही कह रहे हैं, टेम्परेचर अगर कम हो रहा है बाहर का तो हमको शिवरिंग हो रही है, और अगर बाहर का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब समर आ रही है, तो हम लोग अपनी बॉडी को स्वेट करते हैं जिससे कि ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहे, सनबर्न ना हो। जैसे स्वेटनिंग का भी हमारे यहाँ पे एक लॉजिक है कि अगर सनबर्न, ड्राई स्किन पे सनलाइट पड़ती रहेगी, इतनी तेज धूप हो रही है तो स्किन जल जल के झड़ने लगेगी, छाले पड़ने लगेंगे, ब्रिसल्स आ जाएंगे। तो ये सारी कंडीशन ना हो, इसलिए हमेशा बॉडी मॉइस्ट रहती है, बॉडी में पसीना आता रहता है, जितनी तेज धूप होगी उतना ज्यादा पसीना आएगा, जिससे बॉडी मेंटेन रहे। बात समझ गए? इसको कहते हैं थर्मल रेगुलेशन। ये जो प्रोसेस कर रहे होते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बेटा थर्मल रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करना अपने अकॉर्डिंग, ये होता है थर्मल रेगुलेशन। बात समझ गए बच्चों? यस मैम। अब नेक्स्ट लिखो कंफर्म, CONFORM। नेक्स्ट हेडिंग है 99% of animals and nearly 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment, cannot maintain a constant internal environment their body temperature or osmotic concentration, their body temperature or osmotic concentration, their body temperature or osmotic concentration change with the surrounding condition, change with the surrounding condition. These are called conformer. जैसे कंफर्ट होता ना, फॉर्मर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इनका बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, और जो अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कंफर्मर, यानी जैसे फिशेज। समझ गए बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट लिखो माइग्रेट। इसके बाद नेक्स्ट लिखो माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब तो मूव ऑन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर टेम्परेचर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम मूव ऑन कर जाएं अनदर प्लेस पे। बात समझ गए? तो इसको बोलते हैं हम लोग माइग्रेट। Many animals like bird move away temporarily from stressful habitat. Many animals like bird move away temporarily from successful habitat to a more hospitable area and return when stressful condition is over.
and return when stressful condition is over. Bird spawning मतलब माइग्रेट करता है एग लेइंग के लिए भी, पार्टनर सर्च करने के लिए भी माइग्रेट करता है। बर्ड के अंदर माइग्रेशन की पावर होती है, मूव ऑन करता रहता है इधर से उधर, जहां पे उसको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट लगता है वो चेंज कर देता है, दूसरी जगह जाता है, फूड ले आता है और फिर अपने एरिया में लौट आता है। आपने देखा होगा बंच में यानी ग्रुप में बर्ड्स एक एरिया से दूसरे यानी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही होती है। तो माइग्रेशन की जो क्वालिटी है वो बर्ड्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब जो एनवायरनमेंट चेंज जो ना हो, खराब हो जाए, अच्छा हो जाए, जिसको जहां रहना वो वहीं रहेगा। बात समझ गए? तो सस्पेंड है बैक्टीरिया, बेचारे जहां डेवलप कर जाते हैं वहीं डेवलप रह जाते हैं, वो स्प्रेड हो जाएंगे उस एरिया में बहुत ज्यादा, लेकिन चेंज नहीं कर पाएंगे अपने एरिया को, और चेंज करके भी जाएंगे कहाँ, दूसरी जगह, दूसरे बैक्टीरिया अपना एक एरिया फैलाए हुए हैं। इन बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड लोअर प्लांट्स, इन बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स thick walled spores are formed। हम धीरे धीरे thick walled, मैम रुक जाइए। सॉरी इन बैक्टीरिया fungi and lower plants, in bacteria fungi and lower plants हाँ in bacteria fungi and lower plants thick walled spores are formed which help them to overcome stressful unfavorable condition। thick walled spores are formed which help them to overcome stressful unfavorable condition। जैसे देखा होगा कई प्लांट्स होते हैं या कई स्पोर्स हैं, फंजाई हैं, वो स्पोर वॉल बना लेती है, थिक वॉल बन जाते हैं और अपने वेट करती हैं कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब स्पोर जर्मिनेट करेगा। जब आप लोग अभी प्लांट किंगडम का रिवीजन करोगे तो उसमें देखना कि हम लोगों ने पढ़ के भी आए हो कि जो एल्गी है वो ड्रॉट कंडीशन में चुपचाप बैठी रहती है, स्पोर वॉल थिक हो जाती है, स्पोर अंदर जर्मिनेट नहीं करता, फेवरेबल कंडीशन का वेट करता है। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है स्पोर वॉल बर्स्ट कर जाती है, स्पोर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ गए? तो ये हो गए सस्पेंड, एक तरीके से डोरमेंट पीरियड। इस समय पोटैटो का सीजन नहीं है तो उसका जो प्लांट है वो सस्पेंड कंडीशन में पड़ा हुआ है, लेकिन वेट कर रहा है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, देन दे डेवलप, दे ग्रो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एल्गी हो या कोई प्लांट हो। बात समझ में आ गई बच्चों? यस मैम। उसके बाद लिखो कई जो हम लोगों का सीड का रेस्टिंग पीरियड होता है उसको डोरमेंसी बोलते हैं। जो अभी हम लोगों ने सीड जर्मिनेशन यानी पहले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि सीड डोरमेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग पीरियड ऑफ सीड। रेस्टिंग पीरियड ऑफ सीड को हम लोग सीड डोरमेंसी बोलते हैं। अगर एट दैट टाइम किसी प्लांट का सीजन नहीं है तो वो डोरमेंट पीरियड में पड़ा हुआ है, खत्म नहीं हुआ, वो डोरमेंट पीरियड में पड़ा हुआ है। जैसे आम का सीजन अब नहीं है तो क्या आम खत्म हो गया? नहीं, उसके सीड डोरमेंट पे पड़े हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी लोग आम की खेती करेंगे, आम ग्रो करेगा। बस समझ गए? तो ये डोरमेंट पीरियड होता है, जो रेस्टिंग पीरियड होता है उसको डोरमेंट पीरियड बोलते हैं हम लोग। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? यस मैम। उसके बाद एनिमल्स भी कई ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चले जाते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रॉग। सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में फ्रॉग जाता है, 6-6 महीने के लिए वो चला जाता है। बात समझ गए? स्नेक्स को तो नहीं इतना हाइबरनेशन एस्टिवेशन में देखा गया है, लेकिन फ्रॉग इस रूल को ज्यादा फॉलो करते हैं। बात समझ गए? फ्रॉग इस रूल को फॉलो करते हैं अबंडेंट क्वांटिटी में। एग ले करेंगे, जैसे ये सीजन आ रहा है सर्दियां, तो मतलब जैसे मेरा एरिया है वहां पे तुम आपको ऑल टाइम फ्रॉग, मेढक, सांप, सपोले सब जो खुले एरिया होते हैं जंगल टाइप के, तो वहां दिखाई देते ही रहते हैं। कोई रहेंगे बरों में
बड़ों से इधर उधर टहलेंगे, निकलेंगे, घूमेंगे तो दिख ही ना जाएंगे। पानी भरा हुआ है, मेढक भी रहेंगे, बशर्ते वो टर टर ना करें। जब टर टर करेंगे, वोकल कॉर्ड्स फुलाएंगे तो उनका ब्रीडिंग सीजन होगा, तब वो अपने फॉर्म में है, फुल फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन अभी भी एक आध यदा कदा आपको दिख जाएगा। हाँ, मिड टाइम जो होगा उसमें ज्यादा दिखेगा, और जो हम लोग का ये रेस्टिंग पीरियड होगा उसमें कम दिखाई देगा। बस समझ गए। लेकिन बिल्कुल प्रॉपर वीआईपी एरिया में रहिए तो वहां कुछ नहीं दिखाई देगा, बर्ड भी नहीं दिखाई देगी आपको। बस समझ गए। यस सर। उसके बाद लिखिए एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन आया, अगर ये सब हम करते हैं तो एडेप्ट, हाँ मैम हमारी अब